बुक खोल लो, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, वो नहीं है। 15 चैप्टर नंबर 15 इंटर स्टेट रिलेशन दिख रहा है, दिख रहा है। देखो क्या है इसमें, क्या चीज है, बस उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, बस कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। देखिए हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशन आप लोगों ने देखा, सेंटर स्टेट रिलेशन में आपने क्या पाया, आपने पाया कि सेंटर की गवर्नमेंट है, उसका लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन, वो सारा आपने देखा। फिर सेंटर स्टेट का एक ट्रेंड देखा कि भाई सेंटर जो है वो किस तरह से स्टेट से मुत्तफिक है, खुश है, या और कहाँ पे खुश नहीं है, ठीक है ना। और सेंटर का और आपस में स्टेट्स का भी आपस में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो हो ही सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि भाई एक बॉर्डर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट का बॉर्डर टच कर रहा है, तो कोई ना कोई डिस्प्यूट तो हो ही सकता है, या नहीं हो सकता। आप लोग कहते हो नहीं डिस्प्यूट नहीं होता, हम लोग तो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे बंदे हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा करते नहीं, डिस्प्यूट होगा ही नहीं, लेकिन होता है, फिर भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। पड़ोसियों में भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट रहता है, रहता कि नहीं रहता। अच्छे लोगों में भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो सकता है, तो मानोगे कि नहीं मानोगे, मान लो यार, अरे मान लो, बोल दो। ठीक है, तो इंटर स्टेट रिलेशन के अंदर यही है कि आपस में स्टेट्स का क्या रिलेशन है, उसमें बीच बीच में सेंटर भी इंटरफेयर करेगा। तो दो एक तरह से आपका ये होता है कि इंटर स्टेट रिलेशन में आप सोच के देखो क्या डिस्प्यूट होगा। एक तो नदियों का डिस्प्यूट हो सकता है कि भाई कोई नदी बहती हुई, जैसे गंगा है, अब गंगा निकलती तो ये होते हुए उत्तराखंड होते हुए, और फिर उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से होते हुए यूपी, और यूपी से होते हुए बिहार, और बिहार से होकर क्या नाम है वेस्ट बंगाल होते हुए जाती है ना। तो अभी इंटर मतलब इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी हो सकता है रिवर को लेकर, और नेशनल डिस्प्यूट भी हो सकता है, मतलब स्टेट्स में भी आपस में लड़ सकते हैं, लड़ सकते नहीं, देख सकते। अब मान लो कि वो बोले यार हमारे यहाँ गंगा आ रही है, हमें भी पानी की जरूरत है, और तुमने पानी पहले ही गंदा कर दिया उत्तराखंड वालों ने, या यूपी वालों को बोले बिहार वाले यार तुमने पूरा पोल्यूशन फैला रखा है, तुम लोगों ने मतलब ऐसी की तैसी कर दी, हमारे पास पहुंच ही नहीं है, हमारा पोर्टेबल वाटर ही नहीं पहुंच रहा, या फिर बिहार वालों को ये सुनाए वेस्ट बंगाल वाले, कर सकते हैं ना ऐसा, है, हो सकता है ना। तो एक तो डिस्प्यूट आपको समझ में आ गया कि इंटर वाटर डिस्प्यूट होगा, कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होगा। और इसके लिए साफ साफ बात कर दी गई है कि देखिए ऐसा है, आर्टिकल 262, कौन सा आर्टिकल, 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने बोला है कि इंटर वाटर, देखो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो तो उसके लिए जुरिस्डिक्शन करना है। सिंपल है, पार्लियामेंट इसमें कानून बनाएगा, ठीक है, क्योंकि दो स्टेट का आपस में जब डिस्प्यूट होता है तो पार्लियामेंट ही पिक्चर में आता है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज और डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, साफ साफ देखिए, पहला पहला पॉइंट देखिए, with respect to the distribution, with respect to the distribution and the control of the water in any interstate river or river valley, ठीक। ये बात समझ में आ गई कि कोई भी अगर इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में अगर रिवर वाटर का कोई डिस्प्यूट है तो उसको कौन देखेगा, पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकता है। पार्लियामेंट में आल्सो प्रोवाइड नाइदर दैट नाइदर सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट टू द सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। पार्लियामेंट ये भी कर सकता है कि भाई ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या और कोई कोर्ट मतलब वो किसको एक्सक्लूड करना चाहे कि इसको नहीं देखेगा तो वो एक्सक्लूड कर सकता है। तो इसलिए उसने क्या किया है, एक रिवर ट्रिब्यूनल बना दी है। ट्रिब्यूनल मतलब कोई भी वाटर से अगर से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है तो ऐसा करो आप ट्रिब्यूनल चले जाओ। उसने ट्रिब्यूनल्स बना दिए कि मतलब जैसे होता है ना कि सेंटर, आपने ट्रिब्यूनल्स पढ़ा हुआ है, पढ़ा नहीं पढ़ा, इंटरेस्ट मैंने ट्रिब्यूनल के बारे में बताया था कि भाई आपका जब जैसे कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्पेशल टाइप के कोर्ट होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं। जैसे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है आर्टिकल 323 ए के तहत, और 323 बी के तहत, और बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, होते हैं कि नहीं होते, पढ़े है ना, है, पढ़ा है ना। तो पार्लियामेंट से कहा गया कि देखो भैया ऐसा है कि आप, आपके पास अधिकार है कि आप कुछ ट्रिब्यूनल वगैरह बना के इनके कर सकते हो। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, देखो इसमें किया, अंडर दिस प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड टू लॉज, द रिवर, एक तो बोर्ड एक्ट 1956 उसने किया, दूसरा इंटर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 किया, ठीक है। अब इन दोनों में उसने क्या किया कि द रिवर बोर्ड एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिवर बोर्ड फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटर state river and river valleys. The river board is established by the central government on the request of the state government concerned and advise them. Interstate Water Dispute Act empower the central government to set up an ad hoc tribunal for the adjudication of a dispute between two or two more states in relation to the water or interstate river or river valley, and the decision of the tribunal would be final and binding on the parties for the dispute. Neither the Supreme Court nor any other court
is to have jurisdiction in respect of any water dispute which may be referred to such tribunal under this act. तो सिंपल ये है कि इन सबको एक्सक्लूड करके सुप्रीम कोर्ट वगैरह कोई नहीं, ट्रिब्यूनल देखेगा, ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा एक या एक से ज्यादा स्टेट के बारे में। और उसके बाद हमारे पास 2019 तक कितने ट्रिब्यूनल्स हैं टोटल? हमारे पास जो है 9 ट्रिब्यूनल्स हैं। गंगा, देखो आप अगला पेज देखिए आपका 15.2 पे आपका कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1 1969 में बना है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन तीनों का ये डिस्प्यूट देखता है। उसके अलावा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, 1969 में बना है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और एमपी एंड उड़ीसा का को देखता है 1969 में ही। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना है जो कि राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र को देखता है 1969 में। जो है ये बना है रावी एंड बीच वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है। ये 1986 में पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में बना है, ठीक है, के लिए मतलब डिस्प्यूट देखता है। उसके अलावा कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल है, 1990 में बना है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी को देखता है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है 2 जो कि 2004 के अंदर बना है। महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का डिस्प्यूट को देखता है। और उसके बाद में क्या नाम है आपका वंशधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को 2010 में बना है। और उसके बाद महादेई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2010 के अंदर, और ये गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र का देखता है। और लास्ट जो है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में डिस्प्यूट को देखता है, 2018 के अंदर बना। ये ऐसा बनाया जा सकता है वाटर के डिस्प्यूट के लिए। बस इतनी सी बात याद रखो, इसमें कुछ ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। बस ये है कि ठीक है वाटर डिस्प्यूट कभी होता है, न्यूज में आए तो उसको देख लीजिएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, जानना चाहिए बस कि कौन सा आर्टिकल के तहत। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इंटर स्टेट, आपको बताया था इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात की गई। इंटर स्टेट काउंसिल, पंची कमीशन, सरकारी कमीशन ने बताया था, उसकी रिकमेंडेशन पे बाद में बनाई गई, आपने देखा। तो सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन को मानना गया था, मैंने बताया था। और उसमें फिर इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल, उससे पहले भी लोगों ने कहा है, ऐसा नहीं कहा है, कहा है, लेकिन मतलब ये डिजायर दिखाया है कि इंटर स्टेट होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को रिग्लेक्ट कर दिया था। जब सरकारिया ने कहा कि इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल होना चाहिए, तो 1983 में सेट 8 में जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए सरकारी कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उसके बेसिस पर जो है इसको मतलब जो सरकारी कमीशन थी उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे आर्टिकल 263 को इंप्लीमेंट किया गया और इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो आपको पता है आर्टिकल 263 जो है पहले ही बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल की, लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल बनाया पहले नहीं गया, बाद में जब सरकारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी तब बनाया। वो किस लिए बनाया गया था, उसको क्यों क्यों कहा गया था इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल बनाने के लिए, वो इंटर स्टेट काउंसिल बनाने के लिए, ताकि स्टेट आपस में सही से सुचारू रूप से काम कर सके सेंटर के इन्वॉल्वमेंट के साथ। सरकारी कमीशन ने जब रिकमेंडेशन दी थी कि हाँ बनाना चाहिए, तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, वीपी सिंह ने भी, वीपी सिंह हेडेड बाय, देखो यहाँ पे है ना, तब इन द परसेंस ऑफ अवर रिकमेंडेशन सरकारी कमीशन, द जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय वीपी सिंह एस्टैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990। तो वीपी सिंह ने जो है यहाँ पे जब ये जनता दल गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने जो है वीपी सिंह ने इसको बनाया था। वीपी सिंह का कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, क्या थे, वो मेरा शॉर्ट देख लीजिएगा प्राइम मिनिस्टर वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 1990 में इन्होंने बनाया, और उसमें आपको पता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर को पढ़ाते वक्त भी मैंने आप खुलवा के आपको मार्क करवाया और बताया था कि इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल 263 है, ठीक है। और इसका जो प्राइम मिनिस्टर, इसका चेयरमैन होता है, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, आपको पता है इस यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। और गवर्नर, अगर कोई प्रेसिडेंट रूल के अंदर में होता है तो गवर्नर के अंडर होता है, तो गवर्नर वहाँ का। और 6 जो है सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर होता है, और होम मिनिस्टर भी होता है, और क्या नाम है, नॉमिनेट करता है 6 लोगों को प्राइम मिनिस्टर, कि हाँ भाई आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। 5 मिनिस्टर कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं बेसिकली, और उन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या है कि भाई आपस में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, आपस में जो है चीजें चलती रहें, सुचारू रूप से चलें, सेंट्रल स्टेट का डिस्प्यूट ना हो, इंटर स्टेट आपस में डिस्प्यूट ना हो, और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला कहानी चले, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव, एक दूसरे से कोऑपरेट करके फेडरलिज्म चले, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट ना रहे, ठीक है ना। बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को चलाने के लिए ये किया गया है, ठीक है।
There was also a standing committee for the council. It was set up in 1996. Continue consultation with the process in the matter for the consultation of the council. इसका एक सेक्रेटरीट भी बनाया गया, स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई थी इसकी, और यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन बनाया गया था उसका। 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और 9 चीफ मिनिस्टर्स थे इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे, जो कि स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी। अब क्योंकि और काउंसिल असिस्ट बाय द सेक्रेटरीट कॉल्ड इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरी, इसका एक सेक्रेटरीट भी है, क्योंकि कितना भी कुछ भी पेपर वर्क होता है तो हमेशा वो सेक्रेटरीट से ही होता है, तो इसका सेक्रेटरीट भी है जिसमें आईएएस ऑफिसर्स वगैरह उसको डील करते हैं, और इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट कहा जाता है। ये 1991 में स्टेट किया गया था, और सेक्रेटरी कोई भी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो इसका हेड होता है, वो हेड करता है इसको। 2011 से ये फंक्शन में है, ठीक है। और जो है ये जोनल काउंसिल, आगे मैं बता रहा हूँ कि क्या है, जोनल काउंसिल होते हैं, जोनल काउंसिल का भी सेक्रेटरी की तरह भी ये काम करता है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो काम है इसका। उसके बाद में पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड एंड आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इसकी बात की गई। इंटर स्टेट उसके बाद बात की गई है आपका जुडिशियल एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है ये एक्चुअल में दूसरे उसका पार्ट है, और मैं अभी थोड़ा सा भी इस पे बात करता हूँ। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इसकी फिर बीच में बात कर दी गई है, लेकिन मैं इससे पहले आप लोगों को, क्योंकि इंटर स्टेट से रिलेटेड जोनल काउंसिल है, उसको पहले दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद बात करता हूँ। जोनल काउंसिल जो होता है वो क्या होता है, जोन वाइज बना दिया जाता है। जोन वाइज मतलब जैसे कि आपका नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, ठीक है, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सदर्न जोन, ऐसे जोन में डिवाइड कर दिया गया। जैसे आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली वालों को कि जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है उसका उसका जो हेड होता है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। इसके नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के अंदर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उसके अलावा आपका चंडीगढ़, उसके अलावा आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये आपका नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के अंदर आता है। उसके अलावा आपका सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आता है। इलाहाबाद इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आता है। इसके अंदर कोलकाता इसका वो है। और वेस्टर्न जो है उसमें वेस्टर्न जोनल काउंसिल जो है उसका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव वगैरह, ये मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। सदर्न का जो है आपका आता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, ये चेन्नई हेडक्वार्टर है। तो ये जो बेसिकली है जोनल काउंसिल होते हैं। और जोनल काउंसिल का जो देखें उसका जो हेड होता है वो आपको मैंने बताया होम मिनिस्टर होता है। कौन होता है पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर नहीं जानते तो याद रखिएगा। होम मिनिस्टर इसका चेयर होता है, ठीक है, चेयरमैन होता है सारे का। और जो है कंसर्न चीफ मिनिस्टर रोटेशन बेसिस पे, वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो एज अ वाइस चेयरमैन एक्ट करते हैं काउंसिल का रोटेशन बेसिस पर। मतलब जैसे कि कभी हिमाचल का, जैसे नॉर्दर्न जोन में है तो वाइस चेयरमैन कभी हिमाचल का रहेगा, कभी हरियाणा का रहेगा, कभी पंजाब का, कभी ऐसे रोटेशन बेसिस पे चलता रहेगा। बाकी इसका जो चेयरमैन रहेगा वो होम मिनिस्टर रहेगा, यूनियन होम मिनिस्टर जो रहेगा वो इसका चेयरमैन रहेगा, कॉमन चेयरमैन रहता है सारे उसका, ठीक है। समझ में आ गई। तो होम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट, जो भी जोन में होंगे स्टेट वो रहेंगे मेंबर। 2 अदर मिनिस्टर होंगे स्टेट, ईच स्टेट फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन, हर स्टेट से 2 अलग मिनिस्टर भी होंगे, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी वगैरह होता है। तो ये जोनल काउंसिल के अंदर होते हैं। अच्छा, अब आपने सोचा कि यार इसमें सारी बात हो गई, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल नहीं है। तो हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल नहीं है, हमारे पास जोनल काउंसिल 5 ही हैं। एक छठा जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है। क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर कौन कौन सा आता है, वही मैंने बताया, 7 सिस्टर ठीक है, 7 सिस्टर्स और उनका एक ब्रदर, ठीक है ना। तो ये लोग आते हैं इन इसके अंदर। ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, इसको जोनल काउंसिल नाम से नहीं जानते। इन एडिशन टू द जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज क्रिएटेड बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है एक्ट 1971 के तहत, इसके मेंबर कौन कौन है? आसाम है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, एंड मेघालय है, त्रिपुरा है और सिक्किम है उसका। मैंने ये आपको बता दिया ये। और ये उनके लिए जिस तरह जोनल काउंसिल काम करता है, इसी तरह से ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करता है। तो ये बात है, इसमें भी वही सेम बातें सारी हैं, ठीक है ना। जो इनका काम है वही उनका भी काम है। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जोनल काउंसिल मतलब एक जोन को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए जोनल काउंसिल बनाया जाता है। तो जोनल काउंसिल लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जोनल काउंसिल इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो जोनल काउंसिल जो है, जैसे कि वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जोनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी बॉडी वो होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं होती, लेकिन मतलब अदर किसी कानून के तहत बनाई जाती है, ठीक है ना। तो इसको जो बनाया गया है ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन 1956 के तहत बनाया गया था। 5 जोनल काउंसिल, उसके अलावा एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये आपको समझ में आना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। यूपीएससी ने 2000 रुक रहे हैं 2013 में क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है?
मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होगा तो उसका कोई आर्टिकल होगा। तो कौन कौन सा नहीं है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं है, मैंने बताया था एनडीसी जो है 1952 में बनाया गया था, आप लोगों को मैंने बताया था। और वो प्लानिंग, जैसे प्लानिंग कमीशन जो प्लान करता था तो उसको क्या करता था, वो प्लानिंग कमीशन जो प्लान करता था उसको वो क्या करता था, याद करो क्या बताया था मैंने? इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो देता था ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को पंचायती राज में बताया था कि उसने एक्सेप्ट किया रिकमेंडेशन एनडीसी ने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। और मैं बताया था कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, प्लानिंग कमीशन वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। और इसके साथ साथ जोनल काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, मैंने अभी बताया। तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस तरह से पूछता है। अब मुझे क्वेश्चन याद मतलब रह जाता है, बस थोड़ा सा ईयर वेयर आजकल दिमाग से मिस हो रहा है। उम्र हो गई है यार धीरे धीरे। ठीक है, तो सही है, समझ में आ गया है भाई? समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो इंटर स्टेट, देखो इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट रिलेशंस मैंने बता दिया, जोनल जोनल काउंसिल बता दिया। अब लास्ट जो है पब्लिक पब्लिक एक्ट, आपका रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे आ रही है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द जुरिस्डिक्शन, आप 15.3 पे देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच स्टेट, ठीक है, of each state confine its own territory. Hence it is possible that the act record of one state may not be recognized in other state. So remove such any difficulty. The constitution contain the full faith and credit clause which lay down by as follows: full faith and credit is to be given throughout the territory of India to public act, record and judicial proceedings of the center and every state. The expression public act include both legislative and executive act of the government. The expression public record include any official book, register or record made by the public servant in the discharge of his official duty. The manner in which and the condition under which the act, record and proceeding are to be proved and their effect determined would be as provided by the law of the parliament. This means that the general rule mentioned above in subject to the power of parliament to lay down the mode of proof as well as the effect of such act, record and proceeding of one state in another state, and final judgment and order of the civil court in any part of India are capable of execution anywhere within India without the necessity of fresh suit upon the judgment. The rule applies only to the civil judgment and not to the criminal judgment. In other words, it does not require the court to state to enforce the penal law or to the another state. तो यहाँ पे देखिए ऐसा है कि साफ साफ बताया गया है कि देखो हर स्टेट में आपस में अलग अलग कानून है, क्रिमिनल लॉज अलग अलग हैं, सिविल लॉज भी अलग हैं बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया गया है कि आप जो भी पब्लिक रिकॉर्ड है, बेसिकली समझिए जो कि चाहे वो यूपी का पब्लिक ऑफिसर हो, चाहे वो हरियाणा का कहीं का भी हो, उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी है आपको कि भाई ये कानून है तो कानून के तौर पे होगा। हाँ, अगर वो टकरा रहा है कहीं से तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर टकरा नहीं रहा है तो उसको फुल फेयर मतलब फुल फेथ और क्रेडिट दिया जाना चाहिए। और ये इसी में मेन बात इसमें यही मेंशन है कि भाई आप देंगे। और कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, कोई जजमेंट होगा, कुछ भी होगा, तो उसमें क्रिमिनल को आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, लेकिन सिविल जो कानून वगैरह हैं, एक्ट हैं, उनको आप एक स्टेट का जो इन्फोर्स वो है उसको दूसरे में भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। बात समझ में आ गई? बस यही बात इसमें कही गई और कुछ खास नहीं। ठीक है, ओके। मतलब होता है ना यार कि अब यूपी वाला कह दे कि यूपी वालों ने बनाया, हम तो नहीं मानेंगे हरियाणा वाले, तो नॉर्मली उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ठीक है ना? बात बात इतना इतना है। तो ये मतलब वो कह रहा है कि वो आपस में पब्लिक नेचर का अगर है, उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी ऑफिसर ने किया है तो उसको माना जाना चाहिए। उसके अलावा आपका इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये आर्टिकल 301 से 307 तक पार्ट 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा? पार्ट 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 301 टू 307 है। सिंपली मैं आपको बता दूं, सारे का निचोड़ बता देता हूं। 301 से 307 तक सिर्फ ये बात की गई है कि अगर इंटर स्टेट कोई ट्रेड हो रहा है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीज जा रही है, तो उसको कोई रोकेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल उसमें बताऊं कि जैसे दिल्ली का कोई दूध है, यूपी का दूध है,
दूध किस तरह के दूध है, दिल्ली में दूध प्रोड्यूस हो रहा है और यूपी में प्रोड्यूस हो रहा है। अब यूपी वाला जो है जा रहा है दिल्ली में बेचने। अब वो सेम क्वालिटी का अगर दूध है तो दिल्ली वाले ये नहीं कह सकते हैं कि यूपी वाला दूध जो है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो, यूपी वाले दूध पे 10 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो और क्या नाम है इस पे दिल्ली वाले दूध पे टैक्स ना लगाओ। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर करोगे तो आप इंडिया के जो ये है आपका फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स, इसका वायलेशन कर रहे हो। तो इसका यह है कि आप कोई टैक्स एक्स्ट्रा दूसरे दूध पे अगर सेम क्वालिटी का दूध है तो नहीं लगाओगे। हाँ, अब ये अलग बात है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसका लग जाए, टोल टैक्स लग जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपका अगर सेम क्वालिटी का दूध है तो आप उस पर नहीं लगाओगे। इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट है कि अगर वो इंटरेस्टेड उसमें हो रहा है तो आप उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा के, ठीक है, वो अगर आपके यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है आप जितना टैक्स उस पे लगा रहे हो, अगर 25 रुपए टैक्स आप अपने दूध पे लगा रहे हो तो 25 उस पे भी लगाओगे, 10 रुपए लगा रहे हो तो 10 उस पे भी लगाओगे। ये नहीं कि अपने पे टैक्स नहीं लगाया दूसरे पे लगा दिया। ये दूसरे स्टेट पे तो नहीं लगा सकते। कोई इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जरूरी है। इसमें लेकिन टोल टैक्स और इस तरह की कोई फीस वगैरह है, जैसे रोड वगैरह की सबवे पे जाने की फीस वगैरह है या कुछ इस तरह की फीस वगैरह इंक्लूड नहीं करता है। बस सिंपल यही बात है ताकि सुचारू रूप से चीजें चल सके, इंटर स्टेट कोई डिस्प्यूट ना हो, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स ठीक से चल सके। इस चैप्टर का नाम भी पार्ट 13 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है और पार्ट 13 इसका वो है। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात अगर समझ गए तो बात समझ हो गई। ठीक है, कोई भी स्टेट आपस में ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, पार्लियामेंट को अगर मन कर रहा है कि उसको रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो पार्लियामेंट कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट और विद इन द स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट, बट द पार्लियामेंट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर द अनदर स्टेट बिटवीन द दो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट चाहे तो कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है जरूरत पड़ने पर, नेसेसिटी पड़ने पर, लेकिन उसमें भी वो ध्यान रखेगा कि दोनों स्टेट में बैलेंस करेगा। ये नहीं होगा कि एक स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करके दूसरे स्टेट पे टैक्स लगा दे, वो दूसरे को फेवर करे, एक को वो करे, ऐसा नहीं कर सकता। क्लियर है? ठीक है। And legislature of the state can impose reasonable restriction on the freedom of trade and commerce and intercourse with the ठीक है, intercourse, ठीक है, uh, with the state or within the state in the public interest, but bill for this purpose can be introduced in the legislature only with the previous sanction of the president. Further, the state legislature cannot give preference of one state over the another state, discrimination between the state. और क्या सेट कर दो, अभी मैं बड़ा खत्म खत्म करूँ तो यार क्या मतलब इसको उसमें डाल दो फिलहाल के लिए। ठीक है, बात बात समझ में आ गई आपके? नहीं आई? हाँ, आई बात समझ में कि मतलब कि क्या नाम है कोई भी कानून स्टेट अगर बनाना चाहे तो बना सकता है, स्टेट भी अगर कोई जरूरत पड़ती है तो, लेकिन वो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है बनाना है बना सकता है, लेकिन उसमें कोई किसी तरह का वो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा भाई? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेजिस्लेचर द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन इम्पोज गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज ऑफ एनी टैक्स इन टू विच the similar good manufactured in that state are subject that provision prohibit the imposition and discriminatory tax by that state। मैंने बता दिया वो चीज कि मतलब किसी तरह का इस तरह का नहीं है। फ्रीडम अंडर आर्टिकल 3 सब्जेक्ट टू द नेशनलाइजेशन लॉ, लॉ प्रोवाइड फॉर द मोनोपोली इन द फेवर ऑफ द सेंटर ऑफ द स्टेट, thus the parliament or the state legislature can make law for the carrying on by the respective government of any trade, business industry, service whether to the exclusion completely partial or citizen or otherwise। तो parliament can appoint or appropriate authorities to carry out the purpose for this। तो ध्यान रखिए मतलब बस मेन पर्पस इसका इस चैप्टर का और इस पार्ट का सिर्फ ये है कि जो है इनको फ्रीडम है कि आप थोड़ा बहुत कानून बना सकते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। बस मेन बात यही है कि आप जो है ट्रेड एंड कॉमर्स में आपस में स्टेट में रिस्ट्रिक्शन ना लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने स्टेट आपस में स्टेट ही रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो फिर देश देश नहीं रह जाएगा ना, फिर तो देश वो हो जाएगा क्या नाम है समझ लो डिवाइड हो जाएगा। तो देश को ये हो जाएगा कि दूसरी कंट्री हो जाएगी, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स में ही तो रोक लगा देते हैं कि भाई आपकी बॉर्डर इस पार बॉर्डर के नहीं आ सकता, उधर नहीं आ सकता। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में रोक नहीं लगाना है क्योंकि ये पूरा नेशन एक है, पूरी कंट्री एक है, तो इसलिए इस कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है आपस में और किसी तरह का ट्रेड डिस्प्यूट नहीं राइज करवाना है इसके लिए। और खासकर कोई फीस वगैरह एक अलग चीज होती है, लेकिन कोई टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते तो स्टेट आपस में, ना पार्लियामेंट करेगा और ना स्टेट आपस में कानून बना के करेंगे। बस सिंपल इतनी सी बात इसमें है और बात क्लियर हो गई। बस इतना ही था इस चैप्टर में। मैंने कहा था ना कि 24 मिनट मुश्किल से लगे।
कहा था ना कि अगर बहुत आराम से पढ़ाऊंगा तो भी इतना टाइम लगेगा, बहुत आसान से चीजें हैं।